चोरी करदा वोट की बुनियाद पर हुक्मरानों के साथ मुकाबला है और पीडीएम इस हवाले से वो सियासी क़यादत है जो इस इंतहाई नाजुक माहौल में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हमने कौम को तन्हाई का एहसास नहीं दिलाना, हमने उसको ये एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना हैं, हम आपकी आवाज़ हैं और कौम के लिए और मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ना ये अपना फरीज़ा भी समझते हैं और इसे अपनी सादत भी समझते हैं। बीस नवंबर को पेशावर में इसी तरह का एक बड़ा अवामी मुजाहरा होगा और वहाँ पर भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसमें शरीक होंगे, पेशावर के अवाम उसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब मुजाहरा करार दिया जाएगा। हम आज कौम को ये भी बतला देना चाहते हैं कि नाजायज हुक्मरान और धांधली की पैदावार हुकूमत आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से अपनी जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ सीना सिपर होकर उसका मुकाबला कर रही है। असेंबली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ उनको कानून साजी में शिकस्त भी दे चुकी है और मुश्तरका इजलास में उन्हें अक्सरियत हासिल करने की जब उम्मीद न रही तो ऐन वक्त पर उसको मुलतवी भी कर दिया गया। आज जब दोबारा इजलास बुलाया गया है तो अफवाहें गश्त कर रही है और ये सिर्फ अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हमारे पास ये रिपोर्टें आ रही हैं। हम इदारों का एहतराम करते हैं और जब इदारे हमें कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम गैर जानिबदार हैं और फिर बहुत बड़ी लेवल पर हमसे ये बात की जाती है तो हम उन पर एतमाद भी कर लेते हैं। लेकिन आज फिर उनकी गैर जानिबदारी मजरूह हो रही है। आखिर जरूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले पहले करना है। न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद। इस सारे मामले को मशकूक बनाता है कि शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर यह सब कुछ हो रहा है। ये पाकिस्तान की जमहूरी और पार्लिमानी किरदार पर एक बदनुमा दाग है।
इदारों को खुद सोचना चाहिए कि हमें गैर मुतनाज़ा रहना है, हमें गैर जानिबदार रहना है, और हम भी उनको गैर मुतनाज़ा देखना चाहते हैं, हम भी उनको गैर जानिबदार देखना चाहते हैं। यही हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की सियासत से ये दाग ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारा मुल्क है, अगर सियासत में मुदाखलत होती है और वो भी नाजायज़ मुदाखलत, तो फिर शिकायत करना तो हमारा हक है, गिला करना तो हमारा हक है। हमने फैसला किया है कि हम फिर भी आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल जनाब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है और फौरी तौर पर जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और अता तारड़ साहब को राब्ते में ले और पूरा एक सुप्रीम कोर्ट लेवल का एक कानूनी पैनल बनाए और इन कवानीन का जायजा लें ताकि हम अदालत से रुजू कर सकें। हम कानून और आइन का रास्ता लेना चाहते हैं। हम अगर अवामी मुजाहरे कर रहे हैं, एक जमहूरी माहौल में अवाम को तसल्ली देने के लिए ये नागुज़ीर अमर है और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से ये जो नई सूरत हाल है, इस पर हम कौम को हर वक्त एतमाद में लेना चाहते हैं। पीडीएम इस बात पर यकीन रखती है कि मुल्क में अमन और अमान होना चाहिए। अमन और अमान उसी सूरत में मुमकिन होता है जब शहरियों के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। हमारे जैसे जमहूरी मुल्क में भी वही वाक़यात हो रहे हैं। क्या फ़र्क है दूसरे मुल्कों में और हमारे मुल्क में? कौन हाकिम है यहाँ का? नादीदा क़ुव्वत मुल्क के हाकिम हैं या आइन और कानून के रोशनी में काम करने वाली क़ुव्वतें वो मुल्क के मालिक हैं? ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसके लिए पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में इज़्तिराब पाया जा रहा है, तशवीश पाई जा रही है, और हम एक मुतमईन और इस तरह से पाक एक सोसाइटी चाहते हैं, एक मुआशरा चाहते हैं जहां हर इंसान अपने हकूक़ के हवाले से मुतमईन हो, और इस पर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि अपने नए मुस्तक़बिल को हम तराश सकें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम का जो बयान है वो अदालत में खुद एक सवालिया निशान है। क्या अभी आप तवक्को रखते हैं कि जब अदालत में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये चीज़ें अदालत के ऊपर ऐसे दाग डाल रहे हैं कि जिससे माजी के तमाम फैसले मशकूक हो जाते हैं, लेकिन ताहम हम फिर भी उसूल का रास्ता नहीं छोड़ते। हम अब भी समझते हैं कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार एक ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जो इस किस्म के बयानात का तज्जिया कर सके, इसके अवामिल को समझ सके। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है
हल्फिया तौर पे कर रहा है, तो जाहिर है इस चीज़ों को जांचना चाहिए। जिसने ये बात की है वो जिंदा है, इससे पहले भी जो जजों ने बातें की हैं वो भी जिंदा हैं। तो फिर इस तरीके से हर चीज़ पर मट्टी पाओ, इससे तो काम नहीं चलेगा जी। मौलाना साहब, आपने लापता अफराद की बात की, यहाँ पर 2 जो है नौजवानों को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का अस्टल सफा किया गया है। इस हवाले से तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी हो गए। कल के एहतजाज के एजेंडे में ये भी शामिल होगा तो लापता अफराद? देखिए, हम इंसानी हुकूक की बात ज़रूर करेंगे और ये पूरे मुल्क में है हज़रत। तालीमी इदारों से लोगों को उठाया जाता है, दीनी मदारस से उठाया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से उठाया जाता है। अगर वाकई कोई नौजवान इस किस्म के किसी अमल में मुलव्वस है कि जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी नज़र में वो जुर्म है। लेकिन उस जुर्म से निमटने के लिए आईन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जबरी तौर पर ये क्या मालूम कि आपने किसको सजा दी और कैसे सजा दी। एक खुफिया इदारा और उसके चंद अफराद वही समझे कि हम मुतमईन हैं, हमने जो कुछ किया है, ये काफ़ी नहीं। कौम मुतमईन होने चाहिए। मौलाना साहब, नवंबर के बाद आप कितने महीनों तक हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ और आप भी शायद यही चाहते हैं कि मैं वो बात करूँ कि हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। अपाहज हुकूमत और सहारे से चलने वाली हुकूमत, ये हुकूमत नहीं कहलाती। हुकूमतें चलनी चाहिए अवाम के सहारे से। मुझे बड़ा अफसोस होता है और दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं। हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे कि कहीं बहुत ही ज़्यादा मुल्क में मामलात ख़राब ना हो। हम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सोचते हैं और सूरत हाल को बिगाड़ से बचाने के लिए सोचते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन जज्बात का एहतराम किया जाए। मौलाना साहब, हुकूमत कह रहे हैं कौमी असेंबली में और सेनेट में ये जो एक एहतजाजी मरला चल रहा है, इसके बाद आपका क्या कोई लाएअमल होगा कौमी असेंबली में या सेनेट में? कोई तब्दीली के हवाले से ये तो हालात पे देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो हैं उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और कल ही शाम को जब इजलास बुलाया गया तो उसने एक मैसेज दिया कि शायद, लेकिन इसके दौरान हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक ज़बरदस्ती वाली अक्सरियत और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और ज़बरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा, उसका कोई एहतराम नहीं होगा। इसका माना है कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है। मौलाना साहब, वही हुकूमत ने ऐलान किया जो गैस है सर्दियाँ आ रही है, सुबह दोपहर शाम मिलेगी। दूसरी तरफ शौकत अजीज ने कल कहा है कि बिजली वाफर मिकदार में मौजूद, आप बिजली के गुजारा करें, क्या कहते हैं इस बारे में? हज़रत, इनके होते हुए ना आप किसी बिजली की तवक्को रखें, न गैस की तवक्को रखें, न पेट्रोल की तवक्को रखें, न चीनी की तवक्को रखें, न घी की तवक्को रखें। यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाजार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है जी। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है वो उस डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, उस घर को ज़रा पैसा ज़्यादा मिलता है। भाई उसको ये भी सोचना चाहिए कि यही पैसा जब बाजार में जाता है तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उस पैसे से कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होता जी। तो ये तो एक नुमाइशी किस्म की ऐसे दिल में खुश करने वाली बात है कि जहाँ मेरे घर वाले मेरे प्यारे कल 105 रुपये वसूल करते थे
तो आज 170 रुपये और 75 रुपये और 180 वसूल करेंगे तो वसूल तो करेंगे, लेकिन बाज़ार में जो हमें कल 105 में मिलता था वो आज हमें 180 में नहीं मिल रहा है वो चीज़ जी। हालत यहाँ तक चली गई। आपकी गुर्बतें पीपल्स पार्टी से बढ़ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ जाएगी? देखिए, इसको अब हम अभी तक कोई संजीदा अमल नहीं समझ रहे हैं। अगर बिलावल साहब मेरे पास आए हैं तो हमने तो कभी किसी को अपने घर में आने से नहीं रोका है। आए हैं, आधा घंटा गुजार के गए हैं। अगर उन्होंने खैरसगारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पीडीएम के साथ उनका मुस्तकबिल क्या है या क्या नहीं है, इस पर तो बात ही नहीं हुई। मौलाना साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया, लेकिन खबरें यहाँ ये भी हैं कि मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? और हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। मौलाना साहब, हुकूमत कह रही कि मिल्की मईशत जो है वो बिल्कुल इंटीग्रेटर से खराब है, पीडीएम जो है मजीद मिल्की मईशत जो है वो तबाह करना है। यानी इसका माने है कि वो हमें रोने का भी हक नहीं देते। यानी कौम रो रही है, हम रो रहे हैं, इसी बदहाली की वजह से एक आदमी कराह रहा है, चरपाई पर है, वो कहते हैं मेरा इलाज करो, और अगर वो चीख रहा है तो आप कहते हैं जी आप अपने इलाज को और मुश्किल बना रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी और हमाकत वाली हुकूमत है। इनके यहाँ जहालत, हमाकत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न कोई विजन है, न कोई सोच है, न कोई फ़लसफ़ा है। बस आ गए और हुकूमत पर बैठ गए। और वो लोग, और आप ही में से, आपके मीडिया में से वो लोग जिन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई थी, आज वो अपने सर पीट रहे हैं और अपने ऊपर लानतें भेज रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने क्या उम्मीदें वाबस्ता की थी। भाई, एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों ऐसे जाहिरों से उम्मीदें वाबस्ता करता है? हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी तो इसी मुल्क पे रहते हैं, हमारे पास भी जो वसाइल हैं तो इसी मुल्क के वसाइल हैं। हम भी तो इसी बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं और इसी मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने तो बहुत पहले कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत पहले कहा था। तो थोड़ा सा इन मिस्किनों गरीबों की बात को भी समझ लिया करें कि गरीब मुल्ला के अज़ान पर कलमा भी पढ़ लिया करो। जी, हमारे राब्तों का माना यह होता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है मुल्क के अंदर, उन्हीं के आने का इशू है। वो फैसला उन्हें खुद करना है, जब वो तशरीफ़ लाए। लेकिन आजकल दुनिया जो है वाबस्ता है। हमने कल भी जूम पर मीटिंगें की हैं, हम ऐसे आपस में बैठे रहे जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने सुन रहे हैं। मौलाना साहब, असद उमर का कहना है कि अगर अपोजिशन वाले यहाँ पर आए इस्लामाबाद में तो उनके साथ ये असर होगा, लाठीचार्ज होगा, उन पर तशद्दुद होगा। तो क्या इसके बाद आप लोगों का है प्रोग्राम? बढ़ के न मारा करें, हमें बढ़ के मालूम है कि इन बड़कों के लोग हैं। अगर अपोजिशन ने फैसला किया कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे, फिर क्या करोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? हाँ, लेकिन बलूचिस्तान में तो इत्तेहादी बन के उनको और सहारा दिया। क्या बलूचिस्तान में अपोजिशन ने बाप पार्टी के एक मुखालिफ ग्रुप को सहारा दे के उसको आगे लाया। बलूचिस्तान की मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र ज़ाहिर है जी, मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। जब ज़हरी साहब की हुकूमत थी तो हम अपोजिशन में बैठे थे, और अपोजिशन हुकूमत सारी आकर अपोजिशन में बैठ जाए तो फिर मैंने क्या कर रहा है मुझे बताओ उस वक्त पर। जब सारी हुकूमत अपोजिशन में आ जाए और मैं पहले से अपोजिशन में हूँ, और मैं उस वक्त भी लीडर अपोजिशन था और मैं आज भी लीडर अपोजिशन हूँ, और मेरे दामन में आकर गिर जाए सारे, तो फिर हमने तो उसी के मुताबिक फैसले करने होते हैं। वो ना आते तो हमने कोई दरख्वास्त तो नहीं की थी उनसे। अपना कैंडिडेट भी तो ला सकती थी सीएम शिप के लिए यहाँ पे, जब सब आपकी जोड़ी में आ गए। देखिए, हमने चूंकि हुकूमत में न आने का फैसला किया था, हमने अपोजिशन में बरकरार रहने का फैसला किया था, हमने बावजूद इस सारी सूरत हाल की तब्दीली के उनकी हुकूमत में शामिल न होने का फैसला किया था। उस उसूल पर हम कायम रहे हैं जी, हम अपने उसूल से नहीं हटते। पंजाब की हुकूमत गिराने में बताया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहते हैं कि ये उस्मान बुज़दार है, इसमें कहाँ तक है? क्या कभी आप लोगों ने एहतजाज किया है कि पंजाब की हुकूमत गिराई जाए? पंजाब की हुकूमत गिराने से पहले ये सोचें कि मुतबादल क्या है।